हेलो एवरीबॉडी और वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, पहले हम आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस में कौन से, अगर हम गैसेस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो तो गैस ही होगा, पर सॉल्यूट चेंज हो सकता है। तो सॉलिड अगर हमने गैस ले लिया तो उसका एग्जांपल है O2 और H2 यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। अगर लिक्विड सॉल्यूट लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म अगर नाइट्रोजन में मिक्स कर दिया जाए। सॉलिड अगर सॉल्यूट ले लिया है तो नाइट्रोजन में कैम्फर, तो ये इसका एग्जांपल है। अगर आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मतलब नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट अपलोड कर दिया है, उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद गैस और लिक्विड का एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, लिक्विड का इथेनॉल वाटर में, ये एग्जांपल तो वैसे सबको पता होगा। सॉलिड और लिक्विड में ग्लूकोज अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए। और गैस और सॉलिड का एग्जांपल है कि अगर हम हाइड्रोजन को पैलिडियम में उसका सॉल्यूशन बना दें। लिक्विड और सॉलिड में एमालगम ऑफ मर्करी इन सोडियम। सॉलिड का सॉल्यूशन है कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड। तो ये सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी से लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है, वो इंपॉर्टेंट भी है। अब हमारा टॉपिक आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन यानी जब ऊपर ड्रॉपलेट्स लग जाती हैं, जब हम किसी भी वाटर को बॉयल करते हैं और अगर उसको ऊपर से कवर कर दें तो ऊपर जो प्लेट से कवर करते हैं उसमें ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, उसका जो नीचे गिरना होता है उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब वो ठंडी होती है फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाती हैं, और जो ये वेपर्स ऊपर उठती हैं तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, सिंपल। तो जो प्रेशर वेपर्स लगा रही हैं इस लिक्विड के सरफेस पे, मतलब ये जब गिरती हैं तो ये जो प्रेशर लगा रही है लिक्विड के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, इक्वल होता है। वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि सरफेस चाहे बड़ा हो छोटा हो, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर के साथ लेकिन ये बढ़ता है। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हायर होगा दैन डैट ऑफ सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है वो सॉल्यूट जिनके वेपर्स फॉर्म नहीं हो सकते। तो अगर सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है हायर दैन द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं हम इस चैप्टर के, राउल्ट्स लॉ, जो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अब वोलेटाइल लिक्विड के लिए पहले तो जिसमें ऐसा सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसके वेपर्स बन सकते हैं, तो पहले उसके लिए राउल्ट्स लॉ के बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ component present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है उस component का और उसके जो मोल फ्रैक्शन है, तो वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। पी ए या फिर पी बी जो होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है, और काई ए या काई बी, उसको बोलते हैं काई, वो मोल फ्रैक्शन होता है। ए या बी किसी का भी हो सकता है। अब ये जो पी ए और पी बी लिखा है, तो पी ए का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, पी ए नॉट डॉट, यानी ये मल्टीप्लाई में होता है आपस में, काई ए। पी बी का सेम, पी बी नॉट डॉट काई बी। अब पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, ये वेपर प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसी से एक हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज़ पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट डॉट काई ए प्लस पी बी नॉट डॉट काई बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत काम आने वाला है। अब हमने वोलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ देखा, अब देखेंगे नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए। अगर हम सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ले लें तो मतलब कि जो पी होगा उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? पी का फॉर्मूला क्या था, पी बी नॉट डॉट काई बी। अब जब उसकी वेपर प्रेशर बन ही नहीं है तो उसका जो प्रेशर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया। हम पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी वाले फॉर्मूले में रखेंगे, इसका डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में पी ए नॉट इक्वल्स टू काई बी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पी ए नॉट जो है वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, पी जो है वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का।
पी ए नॉट माइनस पी, यानी ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना हो तो आप पी ए नॉट को काई बाई से इंटू कर दोगे तो आपको ये लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल आएगा। उसके बाद इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, जैसा कि आपने फॉर्मूले में देखा। उसके बाद इस फॉर्मूले को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो काई बी था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था, उसको ओपन कर दिया। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट, और इंटू में अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम काई बी को ओपन करके ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब वेपर फेज के टर्म में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए बाई पी, या फिर वाई बी इज इक्वल्स टू पी बी बाई पी। तो इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन को हम आइडियल तब बोल सकते हैं जब वो राउल्ट्स लॉ को सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर फॉलो कर रहा हो। दूसरी बात, जो डेल्टा एच मिक्स है यानी कि इंथैल्पी चेंज है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में प्रेजेंट होगा। डेल्टा जी मिक्स जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच यानी जो एंट्रोपी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख सकते हैं बेंजीन एंड टॉल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड हेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ये सारी चीज़ें। और नीचे हमें दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो ये ग्राफ आप याद कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम में अगर आप आंसर के साथ इसे बनाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो एक सॉल्यूशन को नॉन आइडियल तब बोलते हैं जब राउल्ट्स लॉ उसने फॉलो नहीं कर रहा होता है। डेल्टा एच मिक्स भी नॉन ज़ीरो होगा, डेल्टा वी मिक्स भी नॉन ज़ीरो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो भी इक्वल नहीं होगा, पर डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव ही रहेगा, डेल्टा एच एंट्रोपी पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ना दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इसमें क्या होता है, पी ए प्लस पी बी जो भी होता है वो छोटा होता है पूरे टोटल प्रेशर से। डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, इससे याद रखोगे। डेल्टा एच मिक्स भी पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होता है, कोल्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, और ए और बी के बीच में फोर्स कम होगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगेन डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव ही रहेगा, डेल्टा एच मिक्स एंट्रोपी पॉजिटिव ही रहेगा। ये एक पॉइंट है जो कहीं चेंज नहीं होता है आपका। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इथाइल अल्कोहल और वाटर, दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। तो ये दो एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन की। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या है, उसका उसकी सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। पी ए प्लस पी बी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, अब डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 0 से कम हो जाएगा। अब डेल्टा एच मिक्स वो भी नेगेटिव हो जाएगा, इसमें एक्सोथर्मिक हो जाएगा, हॉट सॉल्यूशन हो जाएगा। ए और बी के बीच में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा ए और बी के कंपैरिजन में, और ये पॉइंट सेम रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है HNO3 एंड वाटर, और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जिसको हम CaCl3 बोलते हैं। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। एजियोट्रॉप्स क्या है, एजियोट्रॉप्स हमारे कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशन है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। एजियोट्रॉप क्या शो करता है, इसके द्वारा शो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें भी दो टाइप के एजियोट्रॉप हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल लिख दो, जैसे कि इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। एजियोट्रॉप्स के पास वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों में सेम कंपोजिशन होता है, ये भी एक फैक्ट है। अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, जो नेगेटिव डेविएशन में मिलता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। मिनिमम के केस में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है कंपोनेंट्स के कंपेयर में, वैसे ही मैक्सिमम के केस में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा हो जाता है कंपोनेंट से। अब हम अपने दूसरे एक इम्पॉर्टेंट लॉ की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एक गिवन टेम्परेचर पे जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है प्रेशर से, जैसे कि यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है अगेन,
P इज इक्वल्स टू के एच डॉट एक्स। के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, जिसकी यूनिट बार या के बार हो सकती है। ये काय क्या है जिसको एक्स लिखा हुआ है, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। ये है हमारा प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट हमारा बढ़ता है और मोल फ्रैक्शन घट जाता है। सेम टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस के पास अलग अलग हेनरी कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है के एच की वैल्यू बढ़ती है और मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाती है। एक आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है कि रूम टेम्परेचर पे जो के एच की वैल्यू है वो हीलियम के लिए हाईएस्ट होती है। वैल्यू क्या है? 144.97। अब हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसमें जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सील की जाती है एट हाई प्रेशर। लिमिटेशन क्या है कि जो हेनरी लॉ है वो सिर्फ कुछ ही गैसेस के लिए मतलब वैलिड है। उन गैसेस के लिए वो वैलिड नहीं है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर देती हैं और एसोसिएशन और डिसोसिएशन करते हैं। जो गैस करती हैं उनके लिए हेनरी लॉ वैलिड नहीं है। नोट क्या है? स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो हीलियम के साथ एयर डाइल्यूटेड को यूज़ करते हैं। ये परसेंटेज आपकी बुक में दिया हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे अभी हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, अब हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऊपर हमने देखा कि प्रेशर का बहुत बड़ा रोल था, पर इस केस में प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर, तो प्रेशर कोई इफ़ेक्ट नहीं प्ले करता है। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं पर नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपके एनसीईआरटी में है। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक एक करके सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, पर नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री के केस में उल्टा है। तो इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमेबल मूवमेंट टूवर्ड्स दी सॉल्यूशन। जैसे कि रेजिन जो है जब वाटर में रखते हैं तो वो स्वेलअप हो जाता है, ब्लड सेल्स भी वाटर में स्वेलअप हो जाती हैं। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स चेक प्लस दोनों साइड से होता है, पर जो नेट फ्लो होता है वो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में होता है। उसके बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें जितना प्रेशर चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाई, जो इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, इज इक्वल्स टू CRT। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो, देख लीजिए इसमें क्या क्या है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। C हमारा कंसनट्रेशन जिसमें हम मोलारिटी रखते हैं। R हमारा गैस का सॉल्यूशन कांस्टेंट है। T हमारा केल्विन का टेम्परेचर है। इसमें ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, इसमें सिर्फ मोलारिटी के फॉर्मूले को ओपन कर दिया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बहुत ही अच्छा मेथड है सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, स्पेशली प्रोटीन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने के लिए अलाउ करती है, सॉल्यूट को नहीं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होती है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप याद कर सकते हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, कंसंट्रेशन भी सेम हो जाता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला भी होता है I1C1 = I2C2, तो आप वो भी लगा सकते हो। आई यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम पढ़ेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन की बात करते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB = TB - TB0। ये अभी डेल्टा TB का फॉर्मूला है, बट एलिवेशन का फॉर्मूला भी अलग आएगा। डेल्टा TB मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। TB यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, TB0 यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मूले पे, जो कि है डेल्टा TB = KB.m। KB क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट हम इसे बोलते हैं। अब सेम चीज़ फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड कर दें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। अब यहाँ पे डेल्टा TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। TF0 यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका जो मेन फॉर्मूला आता है सिमिलर उसी क्या आता है, डेल्टा TF = KF.m। यहाँ पे जो स्मॉल m होता है आपको आई होप पता होगा, इससे ये मोलारिटी होता है, ये हमारा डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट है। KF हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। इसमें मैंने क्लाउड बनाना शायद भूल गई थी, पर इसका ये मेन फॉर्मूला है।
गाइस आप लोगों के लिए इतने बेस्ट नोट्स ला रही हूँ और अच्छे वीडियोस ला रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वेपर प्रेशर के लिए रिलेटिव वेपर प्रेशर की जो रिलेटिव लोडिंग है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, आई होप आपको याद होगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में पी ए नॉट इक्वल्स टू काई बी। तो यही हमारी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ रखा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। अब आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आई किसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम उस टॉपिक पे आ गए हैं। आई हमारा जो मैंने उस टाइम पे बोला था वो था वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या था, वांट ऑफ नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूट हैं जो या तो डिसोसिएशन करते हैं या तो एसोसिएशन करते हैं जब भी उन्हें सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। और रिजल्ट क्या निकलता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में चेंज आ जाता है, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, यानी कि वो भी चेंज हो जाती है। डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में जो है कुछ चेंज आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। अब डिसोसिएशन का केस देखते हैं, एसोसिएशन का केस देखते हैं, और आई कैसे निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूले में लगता है। आपने जो भी पहले फॉर्मूले पढ़े वो आगे अभी 2 मिनट में सारे चेंज होने वाले हैं, घबराइए नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। जैसे कि NaCl लिया, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो इसके लिए अगर आपको ये रिएक्शन देखिए आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। कितने प्रोडक्ट्स बने, 2 और कितने रिएक्टेंट है अपॉन में 1, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट कर दो, आई निकल आएगा। सेम इसके लिए, जैसे ये 4 है, 4 K प्लस है और एक ये है, तो 4 + 1 कितना 5 और अपॉन में एक रिएक्टेंट, तो ये आई की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ऐसे बोलते हैं। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, सेम चीज़, इसका एसोसिएशन हुआ, ये 2 यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मतलब 2 यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है, एक ही प्रोडक्ट है ये। तो कन्फ्यूज मत, मतलब आगे वाले नंबर्स को प्लस करते हैं, ये वाले नंबर नहीं। तो ये कितना है 1 और रिएक्टेंट कितने थे 2, तो 1/2 यानी कि 0.5। आई की वैल्यू ऑब्जर्व मोल या नॉर्मल मोल भी हो सकती है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, अल्कोहल, इनके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है हमेशा, हर क्वेश्चन में। अब डिसोसिएशन का केस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको फॉर्मूला पढ़ना है। ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला होगा अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन में N-1। एन क्या है, जितना भी नंबर ऑफ मोल होगा वो N है। आई जो है डिसोसिएशन के लिए हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो वो 1 से ज़्यादा नंबर में टूटेगा ना। तो जैसे आपने अभी देखा 5 आ रही थी, 2 आ रही थी, तो 1 से ज़्यादा होती है डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू। एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 - I अपॉन में 1 - 1 अपॉन में N लिख सकते हैं, या I-1 अपॉन में 1 अपॉन में N-1, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद N यहाँ पे क्या है, डाइमर ट्राइमर, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बने, वही चीज़। एसोसिएशन के लिए क्या होता है, जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। जैसे आपने देखा अभी एक केस हमने पढ़ा था जिसमें 0.5 आ रही थी, तो 1 से कम आती है आई की वैल्यू एसोसिएशन के केस में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे फॉर्मूले कैसे चेंज हो गए हैं। तो ये देखिए आपके सारे फॉर्मूले हो चुके हैं चेंज। जैसे कि पाई इक्वल्स टू CRT पढ़ा था हमने, ICRT, ये मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला पहले बताया था। PA0 - P अपॉन PA0 INB अपॉन में INB प्लस N, ये काई बी को ओपन किया गया है। IKB.M, IKB.M एंड IKF.M। तो सारे फॉर्मूले में क्या हो जाता है, आई लग जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसमें अगर आपने आई की वैल्यू नहीं ली और मान लीजिए ले लिया पाई इक्वल्स टू CRT, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई की वैल्यू आपको रखनी ही पड़ेगी। आई की वैल्यू या तो दी होगी या तो आपको कंपाउंड दिया रहता है, उससे आपको, जैसे कि NaCl कंपाउंड दिया रहेगा, आपको NaCl को पता है कैसे टूटता है, Na प्लस में Cl-, तो उस तरह से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं दे सकती हूँ। नेक्स्ट कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, कौन से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट कर देना। और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।